उनके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्ची डाली जाए। पहला बच्चा वहाँ कोई अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं करता। ज़्यादातर प्रोटेक्शन वगैरह यूज होती है, तो इनके बच्चे वगैरह की जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? उसकी मौत का तमाशा मैं कम से कम नहीं बनने देती। एक आदमी आया जो 60 साल का है और वो पैर का अंगूठा नाखून बढ़ा हुआ और उसको डाले उसके अंदर, जो माँ से कुल मिला के भी नहीं कह रहा कि मुझे दूध पीना, रोज से देखा और नहीं देखा हो तो अब गौर कर। हर चौराहे पे एक औरत मिलेगी, तो बेटियाँ चौराहों पर खड़ी होकर अपने जिस्म को खुद नहीं बेचती। फिर वहाँ पर संस्कार क्या करेगा जब एक लड़की का चाचा उसको ऐसी जगह से नहीं निकाल रहा? उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, 3 महीने की बेटी कंकाल जैसे थी कि 10 नहीं देखे, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं कस्टमर। और ये तो मुझे तब पता चला जब ये HIV पॉजिटिव होगी कि ये तो प्रिकॉशन भी नहीं ले रही। जो ओयो होटल्स में जा रही है, स्पा में जा रही है, मसाज पार्लर्स में जा रही है, वो बहुत अलग दुनिया है। वो उस दुनिया की आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऐसी दुनिया है कि जिसमें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं है। मैम, जैसे वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं और वहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर आते हैं, कोई वहाँ पर ऐसे रिलेशन बनाने नहीं आता है और ऐसी जगह पर ज़्यादातर प्रोटेक्शन वगैरह यूज होती है, तो इनके बच्चे वगैरह, इनकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ती है? देखिए, दो स्थिति को समझिए। आज से 20 साल पहले वहाँ प्रोटेक्शन नहीं था और उनके बच्चों को बास्टर्ड भी कहा जा रहा है। पता ही नहीं जिनके बाप का, 1-2 बच्चे पता नहीं किसके बाप है, लेकिन आज उन्हें पता है किस कौन बाप है इनका। मगर पहला बच्चा वहाँ कोई अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। जो जबरदस्ती का शिकार है वो क्यों प्रेग्नेंट होना चाहिए? बिल्कुल। उसको किया जाता है, जानबूझ के, मजबूर किया जाता है, बिना प्रोटेक्शन रहे किसी के भी साथ। और पहला बच्चा किसी का भी बच्चा हो जाए ताकि माँ रुकी रहे। माँ तो माँ है। उसका बच्चा छीन लोगे 1 सवा महीने का, माँ की छातियों में दूध है, माँ चिल्ला रही है, माँ का मन भर रहा है मैं अपने बच्चे को गले लगाऊं। हर माँ होती है और बच्चा उससे छीन कर कर दिया जाए। और जब उसे एक बार मिलने के लिए 200 रुपये कमाने, पहले एक मुलाकात में 200 रुपये तो देने होंगे मालकिन, तब बच्चा मिल पाएगा। और वो किस हालात में रह रहा है, किस उसमें, और धीरे धीरे बच्चा भूलने लगता है। अगर माँ ना मिले तो इसलिए माँ हर रोज 200 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगी। वो जरूर कमाएगी कि जो उसकी सारी कमाई से अलग भी 200 रुपये बचे कि ये मुझे बच्चे के लिए मुझे मिलवा दो। ये तो मैम बिल्कुल एक जानवरों की तरह रखने वाली बात है। मतलब ये तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है, तो जिनके ऊपर ये बीतती है वो। और लोग कहते हैं कि वो क्यों नहीं भाग सकती। भागने की कोशिश करती है, वो विरोध करती है। और विरोध करने पे मैं आप सुन नहीं पाएंगे, मैं शायद कह नहीं पाऊंगी कि उस हालात में होती हैं वो बच्चियां कि उनके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्ची डाली जाए और वो मर जाए। क्या करें? उन्हें मरना बेहतर है, वहां से भेजना नहीं। मेरे सामने बच्ची तिल तिल करके मरती है, डॉक्टर मुझ पर चिल्ला रही, क्यों नहीं लाई पहले? तो मुझे नहीं मालूम था, मुझे अभी इसने फ़ोन किया तो मैं आई हूँ तुरंत भाग के। बोले आप चूना डालो अभी पानी में, उसमें उंगली डालना, छाले नहीं पड़ जाएंगे? मैं कहाँ पड़ जाएंगे? मैंने देखा अंदर धधक रहा है इसका पूरा शरीर, सब जल चुका है। कोई मिनट की मेहमान है बस ये आखिरी बार बस तुम्हें देखना चाह रही है, तुम्हें बताना चाह रही है मेरे साथ मुझे क्यों नहीं बचाया। और उसने आखिरी बार कहा तुमने मेरी तरफ नहीं देखा एक बार। ये तो मैं मतलब एक बिल्कुल ऐसी बात है जिसपे इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। आपने वो चीज़ें देखी हैं सामने आपकी आंखों पे। मैम, जैसे ये एक ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल जाते हैं कि जो बिल्कुल मतलब एक अविश्वसनीय कंडीशन है कि ये कैसे ही कोई ये, तो इसमें मैम कहीं ना कहीं जो हमारा ये प्रशासन है वो भी तो इन चीज़ों को देखता होगा कि कोई आई है। कोई नहीं देखता, सिर्फ मीडिया देखता है। जैसा मीडिया को मैं बता दूं, लेकिन ऐसी हर चीज में छिपा जाती है। उसकी मौत का तमाशा मैं कम से कम नहीं बनने देती, क्योंकि कोई भी औरत जब मरती है, सोचो जब उसको मिर्च और चूना डाला गया होगा, वो मरने से पहले मर गई होगी। जब उसे दिखा होगा कि ये आदमी ये करने वाला है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आदमी आया जो 60 साल का है, जिससे शायद सेक्स करने के लायक भी नहीं है वो, और वो पैर का अंगूठा नाखून बढ़ा हुआ और उसको डाले उसके अंदर और वो बुरी तरह चीखे। वो उसका अल्टीमेट प्लेजर हो कि वो चीखती है तो उसको आनंद आ रहा है इस बात में। और अगर कोई लड़की चिल्लाती नहीं है, चीखती नहीं है, तो उसे धक्का मार के बाहर निकालते कि ठंडी है तुम्हारी लड़की, दूसरी तो इंसान है वो तो जानवर भी नहीं है। वो तो एक ऐसी चीज़ है कि आप ये करके देख रहे हैं ये पानी ठंडा है तो ठीक है, गर्म है तो मैं नहीं पी रही। उनको केवल एक
ऐसी चीज़ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे पूछते हैं आप लोग भी कि मैं कैसे इतने बरस वहाँ रही, इन सब घटनाओं ने मुझे ऐसा कर दिया कि मैं कभी लौट ही नहीं पाई। सच्चाई तो यह है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती रही, और मैं सब कुछ सह के भी, एक्सीडेंट सहा, मुकदमे सहे, सब सहा, और लौट ही नहीं पाई कभी। वापस फिरने का कभी मन ही नहीं हुआ। रात भर सोचती, कभी कभी 1-2 दिन सो नहीं पाती, और फिर उठ जाती, फिर चलती कि नहीं, फिर कोई मेरा इंतजार तो कर रही है, कोई तो होगा जो ये दिख रहा होगा कि वो आ जाए तो मुझे भी निकाल दें। बिल्कुल मैम, ये तो मैम हमारे प्रशासन के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो हॉस्पिटल में ऐसे केस देखते हैं। आप जैसे अ, आप जैसे मतलब ऐसे केसेस उनके पास तक लेके जाते हैं, और अगर प्रशासन फिर भी कुछ नहीं करती है तो ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। सरकार के तो एजेंडे में भी नहीं इनका कहीं पुनर्वास, इनका कहीं उत्थान, इनका कुछ नहीं है सरकार के उसमें। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिन रात नारा दे रहे हैं, मगर बस ये कहीं बच रही है बेटी। वो कौन सी, वो फिर किसकी बेटियां हैं जो वहाँ बैठी हैं? वो किसकी, कौन सी बेटियां हम बचाना चाहते हैं? ये चौराहों पे जो खड़ी हैं वो बेटियां, क्या वो रात को सुरक्षित हैं? फिर आप किन की बेटियों की बात कर रहे हैं? तो सरकार की तो आप बात ना करें। क्या ये यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी नुमाइंदा कभी इन चौराहों से नहीं गुजरता, जहाँ एक नन्हा सा बच्चा कंधे पड़ा हुआ, जो कभी रोता नहीं है, कभी गर्मी में उकलाता नहीं है, सर्दी में वो कभी सिकुड़ता नहीं है? कौन है वो बच्चा? कैसे मानते हैं कि वो उस माँ का बच्चा हो सकता है जो माँ की छाती में भी हाथ नहीं लगा रहा कि मुझे दूध पीना है, जो माँ से कुल मिला के भी नहीं कह रहा कि मुझे दूध पीना है? कभी रोते देखा है? और नहीं देखा हो तो अब गौर करना, हर चौराहे पे एक औरत मिलेगी जिसके कंधे पे एक बच्चा पड़ा हुआ। कौन है वो बच्चा? सरकार को नहीं दिखता? हर दूसरे, आप कह तो रहे हैं हर 1 घंटे में एक बच्चे का अपहरण होता है, फिर ये बच्चे कौन है और किन बेटियों की आप बात कर रहे हैं? मेरे लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर पढ़ने से बेटियां बचती तो बेटियां चौराहों पर खड़ी होकर अपने जिस्म को खुद नहीं बेचती, खुद से ये ना कहती माई बॉडी माई चॉइस, ये ना कहती। बिल्कुल पढ़ने से नहीं, संस्कार से बची। बेटों को भी संस्कार दो, आप इस नारे को छोड़ के कहो बेटों को संस्कार दो। मैम, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वहां पर संस्कार क्या करेगा जब एक लड़की का चाचा उसको ऐसी जगह से नहीं निकाल रहा है? तो ऐसे में संस्कार क्या करेगा? नहीं निकालते, पति बेच के गया और उस औरत ने हद दर्जे तक कोशिश की। उसका एक बेटा था 4-5 साल का, और वो बेटा लगातार माँ के पास से नहीं हट रहा था, और एक बेटी थी 3-4 महीने की, और पति बेच गया कि वहाँ अच्छा काम मिलेगा, मध्य प्रदेश से आया और कि वहाँ अच्छा काम मिलेगा, वहाँ चल रहा है दिल्ली। मैम, एक पति अपने बच्चों के साथ हाँ। कैसे वो बेच सकता है जिसमें एक उसकी बेटी देख है उसकी और बेटी एक भी बेचा उसने। कल को उसकी बेटी भी वहां पर बड़ी होगी उसी काम में उसको, तो एक ये कैसा दिमाग में माइंडसेट है? कैसे पता माइंडसेट है ये? पता नहीं। तो उस औरत ने हद दर्जी कोशिश की कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। कभी वो रात को भागने की कोशिश करे फिर पकड़ी जाए, कभी अर्ली मॉर्निंग भागने की कोशिश करे, फिर 1 महीने तक उसने ये कोशिश की कि मैं रास्ते देखूं कैसे निकल सकती हूँ। आबचक से नहीं भाग सकती, 3 मंजिल है, कैसे आबचक में कूदूंगी? नाले में नहीं कूद सकती, मर जाऊंगी गिर के, कौन सा रास्ता ढूंढूं? ऐसे 3 महीने उसको बीतते हैं। 3 महीने बाद में एक दिन मुझे किसी का फोन आया, सुबह सुबह 6 बजे, सर्दियों के दिन थे, और उसने मुझे फोन करके कहा कि जी मैं टेम्पो वाला बोल रहा हूँ और आप बहुत जल्दी आ जाओ, एक लड़की है मेरे टेम्पो में बैठी है। आपको कॉल किया? हाँ। तो मैंने कहा भैया मेरा नंबर, बोले नंबर तो इसी के पास था, वैसे मेरे पास भी है, और मेरा जनरली मैं सब जगह लिख के रखवा देती हूँ नंबर अपना, कब किसको ज़रूरत पड़े। तो खैर मैंने कहा भैया आने में टाइम लगेगा, मैं तो काफ़ी दूर हूँ पर आ रही हूँ, चलो। मुझे लगा आध पौन घंटा चली गई, तो लड़की बिल्कुल कीचड़ में भीगी हुई थी ऊपर से नीचे तक। अब देखो बचने की हद को, लोग कहते हैं ना कि कौन बचना नहीं चाहता वहाँ से। उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, 3 महीने की बेटी को, और रात सुबह 4 बजे वो उतरी, और जैसे पुराना शहर ऊंचा है हमारा, तो नाली जो है, नाली नीचे है गहरी, और उसके ऊपर चबूतरा बना देते हैं जीने से कि हाँ उतरने जी। के लिए, वो उसके नीचे छिपी रही रात भर, पानी आता रहा और उस पानी को झेलती रही डर 2 के घंटे। हाँ, वो क्योंकि उस समय भी भाग सकती थी, लेकिन उस समय उसको लग रहा था कि कोई मिलेगा नहीं ऐसा, और मुझे पकड़ी जाऊंगी मैं, ये भागेंगी मुझे देख के और मुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 6 बजे उसने सोचा कि अब झाड़ू लगाने वाले आ गए सड़क पे, अब मैं निकलती हूँ। वो उस समय भागी, इक्का दुक्का रिक्शा चलने लगी, टेम्पो चलने लगी, और वो जो टेम्पो था वो जंजीर में बांध के उसने खड़ा किया हुआ था, तो उसमें जाके छुप के बैठ गई। और जब वो आया तब उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने उसके, हम कपड़े वपड़े हमेशा रखते हैं जब कोई रेस्क्यू करने जाए, उसके कपड़े वपड़े बदलवाए, और उसे मेरी एक वॉलंटियर पास में रहती है, उनके घर भिजवा दिया कि तुम तो वहाँ चले जाओ। फिर उसने कहा मेरी बेटी है,
3 महीने। बेटा नहीं बता रही वो तब भी है, बेटी है मेरी, उसे ला दो। फिर भागे हम वापस। आगे तो पता लगा किसी ने इस बीच कहा कि वो तो लेकर भाग गई छोटी सी बच्ची को, तो और एक जोंगा जैसी जैसी है उसमें लेके गई हैं और इधर हापुड़ रोड की तरफ भागी। मेरा उधर मतलब मूल जो मेरा गांव है मायका, मैंने अपने जो गांव देहात के चचेरे तहेरे भाई उनको कहा कि एक जोंगा जैसी कोई गाड़ी आएगी, उसमें एक छोटी सी बच्ची को लेकर ये भागी है वहाँ से। वो बच्चे सब कहने लगे दीदी अगर कहीं ये कुछ करने लगे, मैंने कहा मैं आ रही हूँ पीछे पीछे, उससे मत घबराना। उन्होंने सबने वो सड़क ही घेर ली, ज़्यादा बड़ी हापुड़ रोड पे है नहीं, घेर के सबने एक चेन इसके सामने बनाई थाने के, और उन्हें दिख गया ये ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बच्ची को फेंका खिड़की से बाहर और कच्चे पे उतार दी। तो मुझे एक ने फ़ोन किया कि जी ये तो बच्चे को फेंक के गई है। मैंने कहा बस बच्चा उठा लो, उसका पीछे मत छोड़। बच्चा उठा लिया, सुरक्षित थी वो। मैंने कहा लेके आ जाओ यहीं, वो लेके आ गए। अब जब मैं, बच्ची तो मेरी गोद में थी और मैं वही बाजार से जैसे गुजर के जा रही थी, पुलिस वाले भी थे और मीडिया के लोग थे, तो एक बच्चे ने मुझे ऐसे करा, उसे नहीं पता मेरी गोद में बच्चा है, क्योंकि सर्दी इतनी थी, मैंने शॉल में उसको ऐसे कर रखा था बुरी तरह। तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मोटो को बचा लो। छोटी बच्ची ने कहा? बच्चे ने, लड़के ने। मैंने कहा तुम कौन हो? मैं जो गई है ना वो, मैं उनका लड़का हूँ। मेरी मोटो ऊपर एक छोटी सी बहन, ऐसे करके बोला, छोटी सी बहन है मेरी, मैं उसे मोटो कहता हूँ। तो थोड़ी बुंदेलखंडी जैसी बोल रहा था। मैंने कहा और तुम कहाँ थे? मैं तो मुझे भगा दिया था इन्होंने, मैं अपनी माँ के पास किसी को जाने नहीं देता था, तो मैं काट लेता था उसको। ऐसे भोलेपन से बताया उसने कि मेरा मन भर आया बिल्कुल एकदम, कि मैं वहाँ सामने चाय वाला ना, मैं उसकी भट्टी से लग के सो जाता हूँ रात को, उनके चाय के कप धो देता हूँ, चाय दे आता हूँ, फिर वो मुझे उसके बदले में खाने को दे देते हैं। तो मैं यही हूँ कि मेरी मोटो को कहीं ना भेज दें, मेरी मम्मी को कहीं ना भेज दें। आप सोचो वो नन्ना सा बच्चा तरफ वाला हुआ और वो पति बेच के चला, जिसको अभी समझ भी नहीं है, वो इतनी बड़ी बात, वो इतनी बड़ी बात करके, और तमाम मतलब मीडिया ने उसकी अलग से फोटो करके बड़ा कुछ छापा। और उस बच्चे को, खैर वो सुरक्षित है वो महिला, उसको नाइट में रखा गया, बच्चा भी वहीं पढ़ने लिखने गया। उसने मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अभी मुझे उस तारीख पे जाना पड़ा, उसकी फाइनल तारीख थी, तो मैंने वकील को कहा कि मैंने कहा आपको जरा भी नहीं लगता कि ये मुकदमे ना लिए जाए? जानकारी भेजी, छोड़ो, देखो वो तो अब सड़ रहा है, उसको फालिज पड़ रहा है, वो घाट में लैट्रिन पेशाब करता है, और क्या पता वो इसका पति था भी नहीं, तो पता नहीं कहाँ से गले पड़ गई थी। मैंने कहा शर्म करो, शर्म करो, उसको देख लो, उसको देख लो कि वो खाट में सड़ रहा है, और तुम देख लो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी इसके अलावा आपने अभी कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन खाली पुलिस ही नहीं है, उनके लिए स्पेशल अपॉइंट होता है एक रेस्क्यू ऑफिसर हर उस जिले में जहाँ आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरियाज हैं, उनमें एक रेस्क्यू ऑफिसर होता है जिसका काम ही इनका रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन होता है। आज तक एक रेस्क्यू उस आदमी ने नहीं किया, मुझ पे मुकदमे 10 किए। मैम उनकी कुछ ऑडिट रिपोर्ट होती होगी कि आपके एरिया में रेड लाइट चल रहा है, तो आपको एक महीने में, साल में रिपोर्ट देनी है, तो वो कैसे जीरो दिखाते हैं और कैसे उसमें बिलीव करते हैं? हमारी दिखाता होगा, जहां तक मैं सोचती हूँ हमारी दिखाता होगा ना। और फिर देखिए ऊपर से नीचे तक एक ही चेन तो चल रही है, क्या लिख के भेजा किसी ने उसका भी बता दूंगी अभी आपको कि कैसे होता है। आज तक उसने कोई रेस्क्यू नहीं किया, हम पे मुकदमे बहुत किए। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा कि कैसे सब जानते उनको, मेरे अलावा उनको सब जानते, सबका मिलना जुलना, मतलब सारी सेक्स वर्कर्स का, सारे पिम्प्स का, उनके यहाँ आना जाना, पैसा, दिवाली फ्रेंडली, एकदम सब फ्रेंडली। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। 2010 में कलकत्ता में एक जो इस तरह के सैडिस्ट आते हैं, उन्होंने पीट पीट के एक सेक्स वर्कर को मार डाला। वो जो गंगूबाई में घटना ली गई थी, वो उसी घटना से ली गई। हाँ जी, करेक्ट। उसमें केवल मरना नहीं दिखाया, वो मर गई, इस कदर मारा उसको, इस कदर उसमें मारा, हाफ मर्डर दिखाया, लेकिन वो मर गई थी। मरने के बाद में उसकी मालकिन को थोड़ा दर्द हुआ होगा कि पैसा भी गया और लड़की भी गई, तो इधर उधर भागी, मुकदमा लिखाने को नहीं लिखा गया। किसी ने उसको सलाह दी कि तू वो कोर्ट में चली जा, कोर्ट से एक मुकदमा लिखा। उसने कोर्ट में जैसे ही मुकदमा डाला, वो अखबारों में छप गई काफी बड़ी बड़ी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और उस पर एक वो करा कि आदेश पारित किया कि सभी स्टेट्स के सचिवों को कि आप अपने अपने यहाँ से एक दो सॉलिसिटर जनरल्स भेजें, एक बड़ी मीटिंग होगी इनके पुनर्वास के लिए। हुई, वो सब जगह से गए और उसमें लगभग 24 ट्रेड पास किए गए कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोबाइल रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग, पंचर, लड़के लड़कियों के लिए इक्वली, कि इनको
इसमें ट्रेनिंग दी जाए और उसके लिए सरकारी डिपार्टमेंट जैसे सूडा डूडा और द सिंडिकेट बैंक का सिडबी ITI जितनी भी हैं ये उनको ट्रेनिंग देंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा नेशनलाइज जितने बैंक हैं वो बाद में इनको लोन प्रोवाइड कराएंगे मिनिमम कुछ शुरुआत करेंगे। हमसे हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे पास भी एक ऑर्डर आया, आगे बड़ी अच्छी बात है, चलो पहल हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सही। कुछ दिन बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है कि वो नोएडा से कि मैडम एक लिस्ट दे दो कुछ महिलाओं की जिनकी ट्रेनिंग होनी है। मैंने 70 महिलाओं की दी जो थोड़ी आउटडेटेड थी कि पहले इनका तो कराएं इनको काम शुरू कराएंगे दूसरे भी आएंगे। दे दी लिस्ट दी हुए भी बीत गए महीनों। मैंने एक दिन पूछा कि भाई क्या हुआ, वो ट्रेनिंग होगी नहीं? अरे मैडम आपको पता नहीं वो तो हो गई ट्रेनिंग और 70 महिलाओं की ट्रेनिंग हुई, वो तो रिपोर्ट भेज दी शासन को। अच्छा, ऑन पेपर। मैं भागे भागे वहाँ गई, मैंने कहा एक बात बताओ भाई ट्रेनिंग हुई कोई? दीदी आपके बिना तुम कहीं भी नहीं जाते, फिर ट्रेनिंग कौन सी हो गई हमारी, कहाँ होनी थी? अब मैंने कहा तो मुझे भी नहीं पता कहाँ होनी थी। इस तरह बिल्कुल, जब इतने बड़े लेवल पे अगर सारी चीजें पेपर में क्लोज भी हो जाती हैं और जिसके नाम से उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही, तो ये तो बहुत बहुत छोटी बातें हो गई जो इसमें तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल इतना सा बात है बस। बिल्कुल मैम, अब तक आपने लगभग 600 के आसपास रेस्क्यू किए हैं। हाँ जी। 600 में कोई एक ऐसा केस जो आज तक आपके बिल्कुल मन में ऐसा चुभा हुआ है कि यार ये नहीं होना चाहिए था? देखिए रेस्क्यू से तो मुझे किसी से भी एतराज नहीं कि ये नहीं होना चाहिए था। रेस्क्यू तो मेरे सारे बड़े सफल रहे और सभी बच्चियां टचवुड के अच्छे तरह से हैं जहाँ भी हैं। कुछ अपने घर गई, कुछ को प्रशासनिक तौर पे उनका पुनर्वास हुआ, उनकी शादियां हुई, कुछ ने 1-2 ITI भी की, सब ठीक से हुई। लेकिन एक का मुझे हमेशा अफसोस रहा, असल में अफसोस भी मैं क्या कहूँ से, एक लड़की मुझे काफ़ी दिन से अट्रैक्ट कर रही थी। असल मैं डायरेक्ट नहीं कहती कभी किसी लड़की से तुम निकलोगी, तुम ये तो पूछने का मतलब ही मालकिन मुझे मार के भगा देगी। मैं आई कांटेक्ट में लगातार थी उसके साथ, कभी कभी टच भी कर रही थी, एक आध बार कंधे पे हाथ लगाया, सीने से लगाया, छोड़ दिया, ऐसे भी कर रही थी। एक हिंट देने के लिए, एक इंटीमेशन के उसको वो हमारा एक तरीका होता है कि हम आई कांटेक्ट करें, ये हमसे निगाह अगर मिला रही है, थोड़ी सी आंखों में हंसी आ रही है तो मैं फिर उसको टारगेट करती हूँ। तो फिर वो लड़की थोड़ा सा खुल गई, बातचीत करने लगी। मैंने उससे एक दिन कहा, मैंने कहा निकाल दूँ तुझे एक दिन यहाँ से? तो उसने कहा अरे मैं तो ऐसे ही निकलने वाली हूँ। मैंने कहा कैसे और कहाँ जाने वाली है? बोली बताऊंगी। बड़ी खुश हो के, बड़ा ऐसे बच्चे की तरह, मासूम बच्चे, उसका 2.5 साल का एक बच्चा भी। आपको भी खुशी मिली होगी? हाँ मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा पर पहले बता कहाँ से? तो बोली कोई मुझसे प्यार करता है और आप उसे जानती हो और मुझसे आप जानते हो? मैंने कहा ठीक है, मुझसे शादी करेगा वो। मैंने समझाने की कोशिश की, बेटा यहाँ कोई शादी नहीं करता, मुझे मिलवा, फिर मैं उसको डंडा करूंगी पहले कस के, ठोक बजाऊंगी अच्छे से, तो तेरी शादी खुद कराऊंगी। ऐसे नहीं ना, वो कह रहा है मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। अच्छा बता दे कौन है? उसने कहा कि जब तुम आओगी जब बताऊंगी। अभी बाई चांस ये हुआ, मैंने सोचा अगले दिन एक शादी थी, तो मैंने कहा मैं शादी में भी जाऊंगी तो उधर भी आऊंगी। मैंने कहा मैं परसों आऊंगी, कल नहीं आऊंगी। क्या ठीक है परसों। मैं परसों पहले उसी के पास पहुंची और मैंने कहा जल्दी बता मुझे जाना है कहीं। तो उसने नाम बताया, तो मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पैरों के नीचे खिसक गई। मुझे लगा कि मैं तो क्या जाऊँ, इसे क्या दूँ मैं जवाब, पर बस गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई। किसका नाम बताया मैम? जिसका उसने नाम बताया ना, मैं उसको हाथ पकड़ के ले गई उतार के, इस लड़की को। मैंने कहा तो बिना कुछ सोचे, पता नहीं दिमाग सुन्न हो गया क्या हो गया, समझ ही नहीं आया, और मैंने वो चौराहे पे ले जाकर खड़ी कर दी। मैंने कहा देख सामने, वहां से मैं उसी की शादी में तो जा रही थी, उसी लड़के की। अच्छा, देख उसकी घुस चली हुई है, जिसकी ऑलरेडी शादी हो रही है, उसी ने उसको वादा कर रखा था। उसने देखा एक बार यूं, फिर मेरी तरफ देखा, मेरे से हाथ छुड़ाया आराम से और चली गई, मुड़ के नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं बताना चाहिए था। अगर ये इसी मुकाबले में जीती तो जीती रहती ना, मैंने ये क्या कर दिया। पर चलो फिर मैं थोड़ा गिल्ट रही और गई नहीं उधर। मैंने कहा ये मुझे बुलाएगी तो जाऊंगी, नहीं तो कहेगी मेरा मजाक उड़ाने आई हो, तुमने मेरे साथ ये करा, झगड़ा करेगी। मैं नहीं गई। ऐसे लगभग 2-2.5 महीने बीत गए। एक दिन उसकी मालकिन का फ़ोन आया मुझे, दीदी बहुत जल्दी आ जाओ। मैंने कहा ऐसे तो कभी बात नहीं करती, आज कैसे फ़ोन कर दिया? बोले आ जाओ और यहाँ पे आओ, कोई नर्सिंग होम का नाम लिया। मैंने कहा चलो आती हूँ। मैं वहाँ गई तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी खूबसूरत लड़की और वो हड्डी का ढांचा जैसे पड़ी थी।
जैसे जैसे कुछ कंकाल जैसे थी, काला रंग, अजीब से दांत दिख रहे उसके, और मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, यूं सूखे सूखे हाथ, और ऐसे पड़ी हुई बिल्कुल। ये कौन है? उसने कहा ये वो है। ऐसे कैसे? बोली कोई बल्कि मेहमान है। उसने कहा आपको बुला दूं। उनका हुआ क्या, मुझे बताया क्यों नहीं? कि जिस दिन ये आपके साथ गई थी ना, उस दिन के बाद से ही कुछ हुआ है। खाना पीना छोड़ दिया? मैं नहीं, बोली उसके बाद से इसने ऐसे खर्च किया खुद को कि 10 नहीं देखे, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं कस्टमर। और ये अच्छा। तो मुझे तब पता चला जब ये HIV पॉजिटिव हो गई कि ये तो प्रिकॉशन भी नहीं ले रही थी। और उससे भी भयानक ये है कि ये कह रही है, डॉक्टर कह रही है कि कोई मिनट की मेहमान है, और ये कह रही है मैं जब तक नहीं मरूंगी जब तक उसकी खबर नहीं आ जाएगी। इसने उसको भी ये रोक दे दिया। इसने उससे एक दिन भी नहीं बताया मुझे पता है कि तेरी शादी हुई। और 3 घर बर्बाद हुए, उसकी बीवी को हुआ, उसको हुआ, और बोली जब तक नहीं मरूंगी। ये तो भगवान से लड़ाई है मेरी आज, जब पहले उसके मरने की खबर तो है जिसने मुझे मन मारा में है। उसने ठान लिया कि जिसने मेरे साथ वो और उसने झूठा किया बताया है। फिर मुझे कि वो किसी और नर्सिंग होम में भर्ती है, वहाँ मैंने अपना एक आदमी छोड़ा है, वो बताएगा मुझे ताकि इसके प्राण छूट जाए। वहाँ से जैसे ही फ़ोन आया तो मैं वो बात भूली नहीं कभी। वो इस तरह से, उसकी हंसी ऐसी थी जैसे मुझे चीर रही हो, जैसे मुझ पे हंस रही हो, और इतनी खड़खड़ाती सी हंसी अजीब सी थी वो, कभी नहीं भूली मैं। और एक पल में वो मर गई मेरे सामने देखते। मैं उसे कहती रही बेटा मैं बाहर लेके दिल्ली लेके चली गई, उसे कहीं नहीं जाऊंगी अब, बस उसका आ जाए खबर फिर जाते हैं हम दोनों साथ साथ। बहुत बहुत अलग दुनिया है वो, उस दुनिया की आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऐसी दुनिया है कि जिसमें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने वो मालकिन नहीं है, उनको भी इतना ही दर्द है। आपने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो मतलब अगर आप नॉर्मली किसी को बताओ तो शायद कोई विश्वास नहीं विश्वास करेगा, नहीं वो बोलेगा कि ये कोई स्टोरी सुनाई जा रही है। नहीं, ये सब तो अखबार में छपी पड़ी है बिल्कुल। सारी चीजें। ये मैं वो कोई बात नहीं करती जो अखबार में नहीं कभी छपी, उसकी करती ही नहीं। मैम जो अखबारों में छपता है, न्यूज़पेपर में छपता है, इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, वो छपता है कि जैसे ये घटना आज हुई, मैं हूँ, मेरे साथ साथ रहते हैं, नहीं पीछा छोड़ते। चलो कहाँ जा रही हो, आज है क्या कुछ, आज है क्या, तो वो सब उनके सामने होता है तो फिर उसे तो वो लिखेंगे ही। मैम आप कैसे टारगेट करते हैं फिर भी लड़कियों को, जैसे अलग अलग है तो आपको पूरे ही आप वो एक बंद करवाने की? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं करती, मैं कभी नहीं करती, मैं किसी की रोजी रोटी छीनने की बात कभी नहीं करती। मैं केवल जितनी लड़कियां मान लो मैं बैठी हुई ऐसे बेंच पे, वो सामने बैठी हैं लाइन से कस्टमर के इंतजार में, जाए कस्टमर आ गया तो चली जाए, वैसे लिहाज करती हैं इतना कि ना जाए, मालकिन करती है कि भगा दे पहले सीट में बैठी हूँ। तो ये हमारा टारगेट करना। फिर टच थेरेपी पे भी हम थोड़ा काम करते हैं कि कभी उनका हाथ पकड़ लिया और एकदम से छोड़ जो आपने दें, बताया भी है। छोड़ दें, हाँ, या फिर कंधे पे हाथ रख के गले से कभी कभी लगा लें, कभी मैं सिर में हाथ फेर दूँ। तो अगर वो नहीं मना कर रही हैं तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है ये तैयार है, ये तैयार है। हाँ, तो फिर मैं पूछ लूँगी एक दिन बताओ कब निकलना है, आज ये कर लो। इतने केस होते हैं और आपने जैसे बताया कि ऊपर तक सब मिले, सबको हाँ, पैसा जाता है, हाँ। और आप भी जैसे रेस्क्यू कराते हैं, कभी आपके पास भी ऐसा है कि भाई पैसे लो और छोड़ो ना इनको? बहुत बहुत तो आपने कभी पैसे पैसे लेते तो एक हजार गांव में थोड़ी रहते, दिल्ली में आ जाते। क्योंकि उनके तो मैम ऑफर भी ऐसे रहते हैं कि मुंह मांगी कीमत। अगर ये काम करती तो जिंदा ही नहीं होती, मर गए मेरे देखते देखते ये काम करने वाले लोग। रेस्क्यू ऑफिसर सड़ रहा है आज भी, अभी तो इस हालत में है कि 2 आदमी उठाएंगे, यूँ बिठा देंगे, वहीं लैट्रिन करेगा वहीं से उठाएंगे, बहुत बुरे हाल में। वो जो सबसे बड़ा दलाल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो इस हालत में मरा कि जिसको ये भी पता नहीं था कि दुनिया में कोई है भी कि नहीं है। न किसी को पहचानता था, ना बच्चों को, ना बीवी को, दुनिया भर की संपत्ति बना के गया, मैं सब बेकार उसके लिए। अच्छा, और ऊपर वाले की कृपा, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हर तरह से। हम तो किसान आदमी हैं, तो 2 रोटी कमी नहीं, शाम को भूखे तो सोएंगे, पूरा मिल जाता है। एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं। मैम जैसे कुछ लड़कियां तो होती हैं कि एक ऐसे मुकाम पर रह जाती है कि उसको ही फिर अपना जीवन मान लेती है, ना वो निकलना चाहती हैं उससे बाहर, और मतलब उनके सारे ही सपने टूट जाते हैं, अपना ही एक उसको सब कुछ मान लेती है। देखो उनके पास क्या रास्ता है, हाँ बताओ। वो या तो ट्रैफिकर बन जाए, लड़कियां धोखे से फंसा के ले आए, मालकिन बन जाए, खुद से एक कमरा किराए पे ले और ब्रोथल ओनर बन जाए, उसको चलाती रहे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, कुछ लड़कियां ये भी कर लेती हैं हाँ, कि जैसे जवानी में खुद हाँ, अपना किया हाँ, और बाद में हाँ, बुढ़ापे में और ले आए, हाँ,
एजेंट को पकड़ के अपने एजेंट को पकड़ के। और एजेंट को काहे पकड़ने की जरूरत है, ये चेन है बड़ी। मैंने कहा ना कि रिक्शे वाले को ये कहने की जरूरत नहीं है कहाँ जाना है, रिक्शे वाले को बस इतना कहना है कि कबाड़ी बाजार चल ले जाओ, हो जाए, कोई जरूरत नहीं है। रिक्शे वाले उनके हैं, और तमाम जो और कस्टमर आने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनका मैं हैरान होती हूँ कभी कभी। अच्छा तुम्हें पता ये बात, मुझे नहीं पता, नहीं बरस उनके बीच में बिता के मुझे नहीं पता, और तुमको पता है, आपको पता है जो आप चक्कर लगाते हो जो बस आप चक्कर लगाए, तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा नेटवर्क है। ये ऐसा नेक्सस है कि जिसको तोड़ पाना आसान ही नहीं है। मैं सरकार को दोष तो देती हूँ, पर सरकार की बस की भी से तोड़ पाना नहीं है, क्योंकि देखिए एक रास्ता हम बंद कर रहे हैं, 4 खुल रहे हैं, है ना। वो तो स्थायी तौर पे बैठी है, उनके पास तो है, वो तो कहती है हमारी तो दुकान है, मत आओ, हम कुछ और करने में मजबूर हो जाएंगे। हम कहीं किसी के घर जाके नहीं कर रहे धंधा, हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। मगर वो जो पोल्स पे खड़ी है, वो जो लग्जरी जुटाने के लिए होटल्स में जा रही हैं, जो ओयो होटल्स में जा रही हैं, स्पा में जा रही हैं, मसाज पार्लर्स में जा रही हैं, वो कौन है? बिल्कुल यही मैं आपसे पूछना था। जैसे मैम आज मैं गूगल पे सर्च मारूं एस्कॉर्ट सर्विस एट हाँ, होम आ जाएगा, या फिर ये भी मैम एक चलो एक बहुत अलग बात हो गई। हाँ हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, लक्ष्मी नगर में मैंने खुद ये देखा है, ये नियर बाय बहुत से एरिया मैंने देखा है कि वहां पर लोग बोलते हैं कि हमारे पास कॉलेज की लड़कियां हैं। हाँ हैं हमारे पास कॉलेज की लड़कियां मीन्स जो यहाँ पर पढ़ने आई हैं, वो कहते हैं हमारे पास कॉलेज की लड़कियां हैं, और वो सामने वाले को ऐसा एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे जो बहुत हाई क्लास है, मतलब जिनको पैसे की कमी नहीं है, हाँ, वो ऐसे काम कर रहे हैं। क्या वो भी फंसाया जा रहा है उनको? नहीं, या वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं? वो फंसती है। कैसे? एक लड़की के पास बहुत सब ब्रांडेड चीज रोज पहनती है, रहेगी तुझे चाहिए, चल तुझे भी दिलवाएंगे। थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर चीज के लिए। फिर एक बार सेक्रीफाइस करो तो आप लग गए, फिर कहाँ जाएंगे आप बच के? चाहे वो स्कॉट सर्विस वाले हों या जिगोलो हों, चाहे स्पा और मसाज में काम करने वाले लोग हों। और ये अड्डे बन गए, मसाज पार्लर्स, स्पा सेंटर्स, ये सब अड्डे बन गए। यहाँ से लड़के लड़कियाँ सब जा रहे हैं, उनको कॉन्टेक्ट्स दिए जाते हैं, यहाँ चले जाओ। लड़कों को दिए जाते हैं, यहाँ चले जाओ, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और इससे ज्यादा विकृति क्या होगी? मैं इस पे बोल रही हूँ, जिगोलो पे बात कर रही हूँ। जिगोलो पे अभी मैंने देखा 2 सीरीज आई हुई हैं, और उसके बाद भी इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि मैम 1-2 महिलाओं के नंबर दे दो, मुझे जिगोलो बनना है। शर्म आती है मुझे उन लड़कों पे कि जो अपनी माँ जैसी औरत से ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको तो उल्टा ये करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं गलत है, इसको रोका जाए। और वो उस हालात में लड़के हो जाते हैं, लड़कियां तो फिर भी सर्वाइव कर जाती हैं, लड़के नहीं कर पाते। लड़कियां नहीं कर पाते, लड़कियां कर रही, लड़कियां उल्टा होता है मैम। लड़कियां इसलिए कर पाती हैं कि एक समय के बाद उनकी शादी होगी, चली गई कहीं और। ये लड़के शादी करने लायक भी नहीं रह जाते, इस हालत में होते हैं, क्योंकि वो महिलाएं एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, शुरू में पैसे का लालच, और उसके बाद वो उसे बर्बाद करके छोड़ती हैं। बिल्कुल पैसे वाली औरतें हैं जिनका धर्म ही पैसा है, सब कुछ ही, और वो सब मिक्स हैं, चाहे वाइफ स्वैपिंग में मिली हुई हो, चाहे किटीज में मिली हुई हो, किसी में मिली, और ये सब जिगोलो और इस तरह की। इनकी शादीशुदा लाइफ नहीं रहती है कोई, ये इतना इस चीज में घुस जाते हैं कि इनको फिर एक सारे इनकी, अगर मैं उसमें करूँ बिल्कुल इच्छाएं खत्म हो जाती, फिजिकली इच्छाएं खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं, फिजिकली भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये, और अगर अब भी इस पे ध्यान हमने नहीं दिया, माँ बाप ने नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आता आज तक भी, पता नहीं भाई, हो सकता है पुराने विचारों के, कि ये जो आपका आजकल नया सिस्टम एजुकेशन में चला, काउंसलिंग, ये काउंसलिंग क्या है कि आप 4 कॉलेज भरवाते हैं, बच्चे अपनी पसंद से दूर दूर पढ़ेंगे, हैदराबाद, बेंगलोर, उड़ीसा, फलाना ढिका, और वहां जाकर मेरठ आपका दिल्ली एजुकेशन हब है, मेरठ एजुकेशन हब है, इधर हर कॉलेज, हर जगह कहाँ कॉलेज नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, कहाँ नहीं, आप भाग के जाएंगे बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ के बच्चे आएंगे यहाँ। ये क्या है? तो क्यों आप ऐसा क्यों भेजते हैं अपने बच्चों? आपको यहाँ पढ़ो, जो पढ़ना है यहाँ पढ़ो। गांव देहात से निकल के बच्चे, मेरा बच्चा गांव देहात से निकल के और IITian है, मेरा बेटा भी और बहू भी दोनों। तो कैसे आप, पढ़ाई अपने दिमाग में है, अपने पास है आपके, जो कुछ भी है किसी दूसरे के पास नहीं है। और बच्चे वहाँ जाते हैं, फिर आपको दूसरे के देख के लग जाएगा अच्छा इसके ब्रांडेड कपड़े पहन रहे। मुझे तो फर्क ही नजर नहीं आया कभी ब्रांडेड में, शूज में, कपड़ों में, कि ये कैसा, ये कैसा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो जुटाने के लिए फिर आप ये दिखावेबाजी एक जो होता है कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, और माँ बाप पूछते नहीं भाई ये ड्रेस तो हमने नहीं दिलवाई, कहाँ से आ रही है, या ये इतनी महंगी घड़ी, या इतना महंगा ये परफ्यूम, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है? तो वो जुटाने के लिए ये सब करती है। मैम जैसे अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो जो जहाँ पर सेक्स लीगल है वहां पर 3% रेप केस होते हैं, और जिस कंट्री में इलीगल है, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर 11% से भी ज्यादा रेप केसेस होते हैं। तो क्या फिर सेक्स हर जगह लीगल होना चाहिए अगर रेप केसेस कम? अच्छा एक बात बताइए, लीगल का आप क्या मतलब समझते हैं? ये तो कानूनी तौर पे आपको छूट दे दी,
हाँ जी, जिनको कानूनी तौर पे छूट नहीं हो तो वो भी सेक्स कर रही है। वो तो एक्सपोर्टर, लेकिन एक ओपनली हो जाता है ना मैम कि नहीं वो मुझे ओपनली है, वो तो खड़ी है पोल पे। आप देखो ना, दिल्ली में रह रहे हो, देखती क्यों नहीं? जाओ रेड लाइट पे, एक लड़की खड़ी मिलेगी जो मोबाइल देख रही है, एक पैर उसका पोल पे खड़ा होगा, एक पैर नीचे है, और बस उसकी निगाह ऐसे रहेगी। कोई दिखा तो वो हर की ये अंगूठा इस पे नहीं चल रहा, ये अंगूठा ऐसे चल रहा है, ये इंडिकेशन है। और जिसको पता है कि ये अंगूठा इंडिकेशन है वो रुकता है, वो बुलाएगा उसको, जाएगी। अगर तय हो गया तो बैठ के चलेगी, नहीं हुआ तो जाओ और आएगा कोई, अगर पैसों का। तो ये भाई मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि लीगल होके क्या हो जाएगा? लीगल होके यही तो हो जाएगा कि एक लड़की ने बीए पास कर लिया, अब जी मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो उसमें जा रही हूँ सेक्स ट्रेड में, सेक्स ट्रेड में है ना? ये एक थकान भरी चीज है कि कुछ दिन बाद वो थक जाएंगे बच्चे, क्योंकि वो तो बिजनेस हो गया। अब तो हरा दी, फिर उनमें और सेक्स वर्कर में क्या फर्क रह जाएगा बताओ? वो भी तो यही काम कर रही है ना, बिजनेस की तरह ही कर रही है ना, बिजनेस की और ये तरह भी ही। बिजनेस करोगे आप। फिर ये कोई जॉब तो है नहीं कि आपको एक ऑफिस बना दिया कि यहाँ पे आपको सेक्स वर्कर मिलेंगी, तो फिर कोठे में और उन कमरों में क्या फर्क हो गया? या ये अब जो मसाज पार्लर और ये सब ये तो है, तो लीगल होके कौन सा फर्क पड़ जाएगा? फिर तो एक लड़की लॉ करेगी और वो कहेगी कि नहीं मुझे नौकरी तो करनी नहीं, मैं तो अपना मेरी माई बॉडी माई चॉइस है। तो कहाँ है हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारी जो अपनी धरोहर है, वो सब चीज खत्म हो गई। और ये अगली पीढ़ी है, आप लोग लास्ट पीढ़ी हैं जो देखेंगे खत्म होते हुए हिंदुस्तान की संस्कृति, जिस पर हम नाज करते थे। मैम वो तो अगर आज की हम बात करें तो हाँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि इंस्टाग्राम पे लड़कियां कैसी कैसी हरकतें क्या करती हैं, करें? उनके पेरेंट्स कहाँ हैं? कहाँ है? उनके पेरेंट्स नहीं। क्यों नहीं टोकते हैं उन्हें? अगर आप ऐसे मिशन में रेस्क्यू करवा रही हैं तो ये भी एक काइंड ऑफ रेस्क्यू वाला ही बिल्कुल, मिशन है जो बिल्कुल। लड़कियों को शायद एक दूसरे चलन पे लेके जा रहा है। लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा है। उनको मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे शहरों की लड़कियां जो अश्लील, अभी 2 लड़कियां हमारे यहाँ आसपास शहर है, उसकी उनको जेल भी भेजा गया। इतनी अश्लील तरीके से सड़कों में कहीं भी नाचती हैं, अधनंगे कपड़े करेंगी, कपड़े उतारेंगी, मतलब इतना बुरा हाल उन्होंने कर रखा है। गाँव देहात की माफ़ी मांग रही हैं, फिर जेल चली गई, फिर आके शुरू कर दी बनानी। तो वो माँ बाप नहीं देख रहे, उनको नहीं दिख रही। देख तो वो भी रहे होंगे, देख तो वो भी रहे है ना, देख तो वो भी रहे होंगे। तो ये चलन कौन सा है कि 18 साल के हो गए, अब हमारी प्राइवेसी भंग मत करो, हमारे कमरे में नहीं आओगे आप, हमारा मोबाइल नहीं देख सकते आप। क्यों नहीं देख सकते भाई? मैम मोबाइल को तो आज की डेट में उनकी इज्जत से ज्यादा प्राइवेसी दी जाती है। मीन्स अगर बोल्ड लैंग्वेज में बोलूँ तो वो सोशल मीडिया पे अपने कपड़े उतार देंगी लेकिन हाँ, मोबाइल नहीं दिखाएंगी। मोबाइल नहीं दिखाएंगे, ये नहीं उनके लिए मोबाइल की प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद की एक इमेज से। मुझे तो हैरानी होती है। कल की घटना है, मेरे सामने एक माँ बेटे इस तरह लड़े हैं मोबाइल के लिए कि उसने बहन का मोबाइल देखने के लिए ले लिया, शायद कुछ संदेह रहा होगा। फिर जो माँ ने उसके साथ दुश्मनबाजी की और उसने उसके साथ की, इमेजिन नहीं की जा सकती। मैम अभी एक सर्वे हुआ था, एक एजेंसी है और उसने सर्वे किया कि हस्बैंड वाइफ के पास जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनके पास सर्वे किया कि भाई हम आपको एक वो बोलते हैं एक टास्क देते हैं। हस्बैंड को बोला कि आप अगले 5 मिनट के लिए फोन अनलॉक करके अपनी वाइफ को दे दो। हाँ। तो किसी ने दिया, किसी ने क्वेश्चन करे, किसी वाइफ को बोला कि अब आपकी बारी अनलॉक करके, तो उन्होंने बोला ये तो मेरी प्राइवेसी है, मैं क्यों दे दूं? आपके हस्बैंड को देने की बात हो रही है और आप ऐसे कर रहे हो। ऐसे कर रहे हो। इसमें आपका मैम क्या कहना है? बिल्कुल। अरे तो कहीं तो कुछ है, कुछ तो है। एक पुरानी कहावत है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तो ये क्यों है? क्या राज है? पति पत्नी के बीच में कौन सा राज रह जाता है? कौन सा राज रह जाता है? कोई राज नहीं रहना चाहिए, फिर तो वो रिश्ता ही नहीं है। अगर आपके बीच में राज है तो फिर रिश्ता नहीं है। मैम क्या इसमें मूवीज का भी बहुत इफेक्ट है? क्योंकि मूवीज में इतना देखिए मूवीज में तो फिर भी सेंसर है, ओटीटी का है इसमें जबरदस्त रोल। आपके बेडरूम में परोस रहा है, कहीं नहीं जाना, आप अपने दरवाजे बंद करिए, कुछ भी देखिए। आप मिर्जापुर देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप कालीन भैया चिल्ला रहे हैं, गलत कह रहे हैं आप कालीन भैया नहीं चिल्ला रहे। आप वो नग्नता देख रहे हैं जिसमें एक ससुर के साथ सोती है एक बहू, फिर वो पति के साथ सोती है, फिर सौतेले बेटे के, और फिर बच्चा पैदा करती है प्रेमिका। आप ये देख रहे हैं, आप इसमें खुश हो रहे हैं। प्रकाश झा जैसे संवेदनशील निर्माता जिन्होंने आश्रम बनाई, मैं सैल्यूट करती हूँ। लेकिन क्या अश्लीलता परोसना जरूरी था? कि उसमें ये दिखाना कि सेक्स कैसे किया जाता, ये बहुत जरूरी था? वो तो बंद कमरे में जो वो बाबा ले जाता तभी समझ जाता, पब्लिक तो तब भी समझ जाती। और दूसरी बात, सरकार की मंशा आप खुद देखिए कि इस पे सेंसर नहीं है, ओटीटी पे सेंसर ही नहीं है। ओटीटी आप अगर एक फिल्म में साला गाली भी निकलती है तो बीप होती है ना? वहां तो वो गंदी गालियां हैं कि दिन हम आम समाज में सुन के कहीं भी कमर कान में हाथ रख लें, वो दी जा रही है उसमें खूब। और उन्हें देख देख के बच्चे, आप देखो गली मोहल्ले के जो स्कूल नहीं गए वो भी यही गंदी गाली दे रहे हैं, वो एक दूसरे को कालीन भैया कह रहे हैं। क्या नहीं चल रहा है? मैम प्राउड है उनके लिए, प्राउड है कि तू कालीन भैया की तरह लग रहा है तो वो खुश होगा। खुश होगा वो। मीन्स आज की पहले का जमाना था कि आप हीरो का नाम बोलते तो आज हाँ, विलन के नाम से ज्यादा खुश होते हैं। जैसे हाँ, अगर हम केजीएफ की बात करें उसमें विलन है, अल्टीमेटली वो विलन है जो मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन
लोग खुश हैं उससे। खुश हैं उससे। तो वो मुझे नहीं समझ में आता, मुझे नहीं आता। और ये आपको बिगाड़ने के लिए ना फिल्म की जरूरत है, अब ना किताबों की जरूरत है। अब आपको ओटीटी आपके बंद कमरे में सब कुछ दिखा देगा। मैम आपके बहुत खास हैं कि शायद अगर वो आपको पोक ना करते या सलाह ना देते तो आपके संस्था की एक इसकी फाउंडेशन की शुरुआत नहीं होती। उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को ही कहती हूँ, वो मुझे ना रोकते तो शायद वो रोक लेते तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन उससे बाद जैसे मैं ऐसी बेमतलब घूम रही थी वहाँ, बेमतलब, पढ़ाने का नाम नहीं, मुझे तो पढ़ाना आता भी नहीं। सच बात तो ये, मैं पढ़ाने वाला मटेरियल भी नहीं। बस पढ़ाने का एक बहाना होता बहाना था था, आपका कि वहां पर बहाना आप था। जाएं। तो वो मेरे एक रिश्ते में मतलब ममिया ससुर लगते थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि ऐसी घूमती रहेगी। मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। तो बेटा एक संस्था बनाओ। और ये बड़ा सवाल, संस्था क्या होती है? मैं तो इतना जानती हूँ, मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं और कॉलेजेस के ट्रस्ट होते हैं, और इससे ज़्यादा तो कोई ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मेरे शहर में कोई संस्था थी भी नहीं, एनजीओ नहीं था कोई भी, ये पहला एनजीओ हमारे शहर का। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चल वो भी मैं बना के दूंगा, मैं अपने आप ही सब तेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा दूंगा, और फिर उसके बाद तू कर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन भी मुझे तो नहीं पता, अच्छा क्या करना चाहती? मैंने कहा मैं तो वही बस उनको, मुझे उसे ही ढूंढना है और मुझे कुछ नहीं करना। तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, और मैं उन्हीं थैंक्स करती हूँ जो दुनिया में नहीं है, उन्हीं की बदौलत में जहाँ तक भी हूँ। अगर वो मुझे वो संस्था बना के ना दे तो उनका बेटा बहुत ज़रूरी है, अगर तू ये नहीं करेगी तो तुझे ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। कुछ कार्ड मुझे छपवा के दी, ये अपने पास रखना, हालांकि यूज़ नहीं किए, आज भी नहीं करती हूँ कार्ड्स वार्ड्स में, पर वो मुझे उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दी। मुझे लगा कि ठीक है, अभी मैं बता सकती हूँ कि मैं इस संस्था में हूँ और इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, तो आप मेरी इसमें मदद करें। और मैम जब आपने संस्था शुरू करी तब आपकी एज बहुत कम थी, 26-27 साल हाँ, की आपकी एज थी। 26-27 तो साल। आपको डर नहीं लगा कि कहीं आप इसमें फंस जाओ या आप कहीं गलत जगह चले जाओ कि आपके साथ भी सेम वही घटना घटे, नहीं, या आपकी फैमिली को कि कहाँ नहीं लगा ना, तो फैमिली ने कभी कहा तू क्या कर रही है, और ना मुझे लगा कभी। आज सोचती हूँ मुड़ के कि अगर मेरा बच्चा कोई कहने लगे तो मैं एक बार तो पूछूंगी कि क्या कर रहे हो। बिल्कुल। पर पता नहीं क्यों, ना तो मुझे डर लगा। हाँ, मेरे मायके ने मुझसे संबंध तोड़े, मेरे भाइयों ने, माता पिता तो रहे नहीं थे, पर फिर उनको भी समझ में आ गया कि भाई ये सब हम गलत कर रहे हैं, सब ठीक हुआ। पर बाकी मुझे डर नहीं लगा कभी, और मैम कभी ऐसा लगा ही नहीं कि सीढ़ी चढ़ रही हूँ आज तो आज दिल धड़का हो एक बार भी। और जब उसके बाद नहीं धड़का, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे मार दिया गया, उसके बाद भी नहीं कभी डर लगा। उसके बाद तो मैंने और मजबूती से किया। आपको किसी ने जान हाँ, से मारने की मार कोशिश दिया करी? था लगभग। देखिए ये सब मेरे रॉड है, ये ऐसे जो हाथ है, ये भी पैरों में है पूरे, यहाँ से यहाँ अच्छा। तक रॉड है। क्या ये हुआ एक क्या था जाल मैम, है। ये पूरा किस्सा मीन्स आपके साथ? मेरी बेटी की शादी थी 11 जनवरी की, और 31 दिसंबर को हमारे यहाँ रिवाज है थोड़ा सा, अष्टमी की पहला कार्ड भगवान जी को और दूसरा बेटी की ससुराल। बेटी के ससुर में। तो बेटी तो मेरी नैनीताल रहती थी, लेकिन ससुराल पास में ही 10-15 किलोमीटर पे गढ़ रोड पे थी। हम हमारे एक साथी और थे, और थोड़े दबंग से थे, तो कुछ थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे ये भी लग रहा था बराबर कि कुछ कुछ अब खराब चीज़ें हो रही हैं, ये ज़्यादा मेरे पीछे पड़ रहे हैं, पुलिस वाले भी और ये भी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे लग रहा था। जब आप रेस्क्यू करते थे हाँ उसी हाँ, उस दौरान में 2010 की बात है ये। 2010 की बात। तो मैं वो मेरे साथ चले कि मैं दिलवा के आऊँगा कार्ड, भैया इधर दे आएंगे, मैं इधर चलूँगा। तो थोड़ा निकलते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कोई हमें फॉलो कर रहा है। मैंने थोड़ा सा झिला कहा, मैंने कहा ये पुलिस वाली आदत पुलिस वालों को भी जाती नहीं है, क्योंकि चुपचाप वो गाड़ी चलाओ, आराम से उसके घर दिलवाओ, बारिश पड़ रही है, ठंड हो रही है इतनी, 31 दिसंबर की ये बात है। 1-1.5 किलोमीटर जाती उन्होंने फिर कहा, बार बार गाड़ी बदलते रहे, 3 गाड़ी बदली इस बीच, एक मेरा भाई लेके आया, एक उन्होंने अपने फॉलोवर से मंगाई, और फिर भी कहते रहे यार तुम समझ नहीं रही हो, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब मैंने कहा चलो दौड़ा के चलो। फिर हम लगभग वहां जैसे पहुंचे, और सड़क के इस पार जाना था गाँव में, और यूं कच्चे बोझ उन्होंने उतारी मोड़ने के लिए, तो मुझे दिखा सामने दूध का टैंकर इतनी तेजी से बढ़ा इधर खड़ा है। मैंने कहा ये तो हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है इससे गाड़ी को बचाओ। तो इतना मौका ही नहीं मिला हमें। उसने सीधा टक्कर दी? टक्कर नहीं दी, ऊपर से उतर गया था। हाँ, पूरा सब डैमेज, वो तो बिल्कुल बुरी तरह डैमेज हुई। मैं तो बहुत, उनका तो पूरा ये सब हाथ वाथ पसलियाँ टूटी, ये सब पैर टूटे, और मेरी ये सब हड्डी टूटी ये सारी। और फिर जब मुझे होश आया कई दिन बाद, तो मुझे मेरे 1-2 वॉलंटियर बैठे थे, उन्होंने कहा कि वो आया था, उसका नाम लिया निराल का। मैंने कहा क्यों? कह रहा था आपसे बात करनी है। अच्छा, छुट्टी हो जाएगी उसके बाद आएगा तो ठीक है। तो मैंने हमारे यहाँ बाहर बैठक होती है
मतलब जैसे आप तो ड्राइंग रूम बैठक पहले बैठक ही होती थी। बैठक ही होती थी, तो मैंने बैठक में अपना बेड डलवा दिया। मैंने कहा यहाँ एक डाल दो, कोई आने वाले अंदर जाते हैं, थोड़ा सा प्राइवेसी होती है। तो फिर इन्होंने कहा, और बाहर लॉबी में सोफे में पड़े थे, तो ये बोले जो मेरे साथ आए कि भाभी वो आया है, मिलना चाह रहा है एक बार। मैं कहा भेज दो। तो आ गया, आके वो मेरे पैर पकड़े, उसने, मुझे माफ़ कर दो। उसी ने करवाया? हाँ। मैंने कहा क्या तूने करवाया? बोले हाँ। तो मुझे सजा दो जो भी कहती हो। मैंने कहा क्या सजा, तू आ गया पैर में गिर गया, इतना ही बहुत है। फिर उसने एक काला धागा, वो मुस्लिम है, काला धागा निकाला, ये मेरे बांध दो। मैंने कहा इसका अर्थ समझता है तू? बोले अब तक नहीं समझता, अब समझूंगा। और आप देखो कि उसके बाद वो 9 साल लगभग जिया, 2019-20 में उसकी डेथ हुई है। और तब तक मैं लगातार उसको राखी बांधी, और उसने लगभग 30 लड़कियां मुझसे रेस्क्यू करवाई सूचना देके। पर मैम ऐसा अचानक क्या हो गया कि पहले उसने आपको मैंने उसको मारना, और तो जो उसने मुझे बताया, फिर मेरी धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। बहुत कम बात होती थी तब भी कि एक तो मैंने उसको मुकदमा नहीं लिखाया लाख होने के बाद भी, और वो मुझे बहुत लिखवा चुका था, और पूरी अच्छा, तरह से आपने तब भी माफी कर दी? हाँ, मैंने माफ कर दिया। तो उसने लगातार मुझसे पीछे से रह के 30 लड़कियां रेस्क्यू कराई। मैम, और जैसे आप ऐसी ऐसी जगह पर गए हो, आप जीवी रोड गए हो, आप मेरठ के कबाड़ी बाजार गए हो, तो मैम जैसे ऐसी जगह पर जाते हैं तो आस पड़ोस वाले भी एक शक की निगाहों से देखते हैं, और आप उस उम्र से जा रहे हो जब सबसे ज्यादा उस उम्र दराज की लड़कियां वहां पर ढूंढते हैं। देखिए, इसका प्लस पॉइंट ये रहा कि जो नीचे दुकानदार थे वो सब मेरे इर्द गिर्द के थे, मायके के इर्द गिर्द के थे, ससुराल के इर्द गिर्द के थे। मान लो कहीं भी जा रही हूँ तो मैं नीचे, जैसे उम्र के हैं, चाचा जी हैं, भैया हैं, मैं नमस्ते करके तभी निकल रही हूँ उनसे, ऐसे तो निकलती नहीं। और निकलूंगी तो पूछेंगे बेटा आज कुछ कोई लड़की वड़की निकालेगी क्या? मैंने कहा ना, ऐसे ही जा रही। अच्छा चल जाओ। या जैसे आप दूसरी जगह दिल्ली में गए हो, कलकत्ता में गए हो, वहां पर आपको गलत निगाहों से देखा हो। देखिए, देखा भी हो तो मुझे कोई जानता नहीं, तो इसलिए मुझे क्या कहेगा? ये तो सोच रहा होगा कि भाई ये भी ऐसी औरत होगी कोई, तो सोच ले, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आदमी को अपनी जगह पे। अब वो कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा, तो वहाँ मुझे कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? तो वो कुछ भी सोचे मेरे बारे में, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे अपने लोगों ने मुझे आज तक भी झूठ, मुझे कभी ये नहीं हुआ किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया हो कि अरे ये तो ऐसे है, कभी किसी ने। आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिला, और इसीलिए शायद आप समाज से भी। और आज भी अगर मैं कहूँ तो मेरी एक अलग तरह की रेस्पेक्ट है एनजीओज के बीच भी। उसके बाद हजारों एनजीओ मेरे शहर में, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट के साथ दीदी और माँ के बिना कोई बोलता नहीं है, और अच्छे से करते हैं। और मैम जैसे आपने इस संस्था की शुरुआत करी, तो शुरुआती तौर पर ऐसी चीजों को करने के लिए फंड की बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपका एक एनजीओ में फंड का देखिए, उसमें क्यों फंड की, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई। मुझे वहां तक जाना है, 10-20 रुपए किराए में लगने चले गए, नहीं तो पैदल भी घूमते चले गए, और बात करनी है उनसे, उसमें कौन सा पैसा लग रहा है? मुझे उन एनजीओ पे भी अजीब लगता है कि जो पैसे बड़ी बड़ी, देखो 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार होटल्स में मीटिंग करके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बात करके, और उन पर लाखों करोड़। आप इमेजिन करेंगे वैदिक विलेज जैसी जगह में हमारी मीटिंग्स हुई, वैदिक विलेज जिसमें बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग्स कलकत्ता में वन बागान्स पे जो बना हुआ है, उसमें 7 स्टार वो विलाज हैं उसमें, तो जिसमें उस समय मैं अगर कहीं 2004 में तो 12,000 रुपए का एक मिला था। तो वहां पे मैंने एक ही सवाल केवल उस समय लास्ट बार किया था, मैंने कहा ये पैसा जो यहाँ खर्च हुआ, जर्मनी की संस्था थी जो करा रही थी, तो हमने कहा ये पैसा अगर आप उनके पुनर्वास में खर्च करते तो मुझे ज्यादा बेटर लगता वो। मैं आज के बाद किसी ऐसी मीटिंग में नहीं आऊंगी, मैं गई नहीं। अच्छा, मैं कभी नहीं गई, क्योंकि देखिए जो अगर आपने बंद कमरे में क्या बात की उनको तो नहीं पता लगा। मेरा बहुत बार ये भी रहा कि आप उनको भी तो बुलाइए भाई, मैं अपने यहाँ से लाने को तैयार हूँ, जो दूसरे एनजीओ जहाँ काम कर रहे हैं वहां से वो लाए। तो इनको उनको पता होना चाहिए ना कि आप उनके पुनर्वास के लिए क्या करना चाहते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ आगे बात करेंगे। तो फाइनेंस की तो, और देखिए अब मुझे फाइनेंस की जरूरत इसलिए पड़ती है बाद में कि मैं उनके बच्चे पढ़ा रही हूँ, उनको हॉस्टल्स में दाखिल करा रही हूँ, तो मैं तो मांग लेती हूँ, मुझे कुछ। अभी जैसे फाउंडेशन में आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं, तो उनका भी एक अपना सबका एक, देखिए मेरे साथ कोई, मैं फुल टाइमर किसी को नहीं करती हूँ, और मैं वॉलंटियरली सबको जोड़ती हूँ। और वॉलंटियरली भी मेरे वो साथी हैं कि जब मुझे जरूरत, अगर आज 10,000 रुपए की भी अभी जरूरत है तो वो मुझे तुरंत दे। सब वेल सेटल्ड हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ऊपर वाली कृपा है कि मेरे बेटे की अपनी 2 कंपनी है, मेरी अच्छी खासी जमीन है, कोई मुझे ऐसी दिक्कत वो नहीं है कि मुझे ना हो। पर बच्चों के लिए मुझे जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं मांग लेती हूँ, जैसा भी कुछ नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं तो कहता हूँ भाई एक बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही, दे दो। नहीं हो रही मुझसे। 17 बच्चे इस बार एडमिशन कराए, 17 बच्चों का मुझे महाभारत हो रहा था बहुत ज्यादा। मैंने कहा नहीं हो रहा भाई मुझसे, थोड़े से तो कर दो, 1-2 तो दिए लोगों ने। अच्छा चलो, ऐसे भी लोग। मैम जैसे आप रेस्क्यू करने के लिए जाते हो तो आप
अकेले जाते हो या आपके साथ में पूरी टीम होती नहीं, है? मैं जेंट्स वॉलंटियर्स कभी नहीं ले जाती, वो नीचे रहते हैं वो नीचे सेफ्टी गार्ड की तरह से, और महिला वॉलंटियर्स हमारे साथ रहती हैं। कभी किसी रेस्क्यू पे ऐसा हुआ है कि आप रेस्क्यू करने गए हो, वहां के ऑनर को या जो भी मेन मैनेजर है उनको पता लग गया और आपके ऊपर इंस्टेंट नहीं, हमला मेरे तो हुआ? बहुत सारे, मेरे तो कपड़े फट जाते हैं, मैं पिन लगा के रखती हूँ, ब्लाउज फाड़ दिया, साड़ी फाड़ दी। अटैक होते हैं हाँ आपके हाँ ऊपर? हाँ, पर मुश्किल खुद को संभाल के, और फिर मैं लेकिन अगले दिन में जाती हूँ फिर। मैम, जो ये एरिया होते हैं इनमें ज्यादातर किस एज की लड़कियां होती हैं, या इनमें मैंने सुना ऐसा नाबालिग भी होती हैं, नाबालिग की तो इंजेक्शन ज्यादा लगाए डिमांड जाते है, हैं? नाबालिग की ज्यादा डिमांड है, उसके लिए उनको थोड़ा वो करने के लिए भी ऑक्सीटॉक्सिन भी लगाए जाते हैं। कि कम रूम में ही वो हाँ, थोड़ी जवान ज्यादा ग्रोन अप होती दिखाई दे, थोड़ा सा सीना भारी हो, है। उसी की डिमांड है। तो और लोगों की नज़र में भी ना आए कि ये नाबालिग है, इसलिए क्योंकि उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो है नहीं जो बाहर से आई है, और जो बनवा भी रहे हैं हम उनको, वो हमें फर्जी बताती हैं। तो और नशा तो दिया ही जाता है, नशे के बिना तो वहाँ कुछ है नहीं, कैसे झेलेंगी 15-15 20-20 कस्टमर। एक एक गोली आती है, वो हर दिन सुबह दी जाती है इन्हें, और वो जो शाम तक इनको एक अजीब तरह के एक मतलब गफलत में रखती हैं, जिससे दर्द भी ना हो, एहसास भी ना हो, कोई आए अच्छा। कुछ भी करे चला जाए, तो वो गोली भी रखते हैं। इनमें मैम कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि कुछ इनकी निशानियां भी होती हैं, जो नई लड़की आई है जिसने आज तक नहीं सेक्स किया है, उनका कुछ अलग से वो झूठ, बिल्कुल ये इतनी झूठी हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये एक लड़की को 1 साल हो गया और धंधे में डले, उसे भी जब कोई ऐसा कस्टमर दिखेगा कि ये 200-400 रुपये फालतू देगा, उसके सामने बिल्कुल नया करके खड़ा करके देंगी कि देखो ये तो कल परसों ही आई है, उसको भी पीट पीट के क्या क्या आएंगी, चाहे उसके बिना बात 2-3 थप्पड़ मारे होंगे, उसके थप्पड़ के निशान दिख जाए, ये तो पिट रही है, इसका मतलब भी नहीं है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और आप क्या समझते हैं कि मैं क्या बताऊं आपसे, मैं अचानक एक दिन एक जगह जाती हूँ, और वो अब धंधे वंधे में नहीं थी, बुजुर्ग हो रही थी, और कोई लड़की भी नहीं थी उसके पास, मैं जाके बैठी थी, तो इतने में एक सज्जन आए, और होंगे वो ऐसे 50-55 साल के, बहस कर रहे उनसे। मैं उठ के उस कमरे में चली गई जिसमें बहस कर रहे। मैंने कहा क्या है भाई, क्या बहस हो रही है? तो वो मेरे से नहीं पूछ रहा तुम कौन हो, अच्छा। हाँ ना मुझे पहचान रहा, तो लोग देखना दीदी मुझसे बच्चा मांग रहे हैं, बच्चा मांग रहे हैं। मैंने कहा बच्चा मांगे हैं? मैंने कहा बच्चा तेरे तेरे कहाँ से बच्चा आया, तू कहाँ से देगी, और तुम कोई गोद देने वाली एजेंसी हो कि जो बच्चा दोगी? कि नहीं आप समझती नहीं हो, अरे छोटी लड़की मांग रहे हैं 50 साल का? हाँ। मैंने कहा कौन है? एक दरोगा जी है ना, पुलिस वाला? हाँ। मैंने कहा दरोगा जी ऐसा है, उतरो वरना लात मार के नीचे फेंक दूंगी जीने से, आराम से उतर जाओ जाओ। और इससे बड़ी बात बताऊँ, मुझे अगले दिन जाना पड़ा, वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में तैनात थे, जो इसी काम के लिए थाने अलग बनाए गए हैं कि जहाँ इन लड़कियों को पुनर्वास करने के बाद लाया जाए, इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। और वो वहीं से आया हुआ वो था? वहीं से आया, और मुझे देख के वो घबरा गया, तो बस ऐसे करने लगा। मैंने कहा सुनो, तुमने अपना जमीर बेचा, मैंने नहीं, जाओ। मैं तो ऐसे लोगों के लिए भी कभी एक्शन लिया आपने? नहीं, मैं नहीं लेती, कभी नहीं लिया, क्योंकि मेरी दिशा भटक जाती, मैं इनके कुछ चक्कर में फंस जाती, जो मेरा काम था, जो मुझे करना था, वो नहीं होता। फिर मैं, क्योंकि वो मुझ पे करते, मैं उन पे करती, वो इसको कुछ चक्कर में फंसी रहती, मैंने किया ही नहीं। एक मैम, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये था कि जो इनके पास कम उम्र की जैसे लड़कियां, कोई 10 साल में ही आ गई, जो एक्चुअल में ही कभी उसने नहीं करा, तो उसको वो एक बाली पहना के रखते वो पुरानी बात हो गई, वो नथुतराई की रस्म उस समय होती थी जब यहाँ बड़े लोग भी आते थे, पैसे वाले लोग भी आते थे, और मेरे सामने की सब बातें ये कि वो एक नाक में रिंग पहना के रखते थे, और 14 साल से पहले तब ज्यादा ठीक था, 14 साल से पहले कोई लड़की धंधे में नहीं उतरती थी, जब तक उसकी नाक में ना कोई, जब तक रिंग है उसकी नाक में, कोई कस्टमर से मांग नहीं सकता, कोई उसको जबरदस्ती हाथ नहीं लगा सकता। उसके लिए बाकायदा नथुतराई की रस्म होगी, जैसे हमारे यहाँ कोई जस्टौन मनाया जा रहा हो, किसी के जन्मदिन मनाया जा रहा हो, इस तरह से पूरी दावत होगी, सब चीजें होंगी। काफी पहले सुनते भी थे कि नथ उतरवाना टाइप एक, हाँ वो रस्म होती थी, और उसमें जो ज्यादा पैसे दे वो उसके साथ उस रात रहती थी, तो इस तरह का उनका सिस्टम था। पर अब वो रहा नहीं, अब तो कोई नहीं, हर आदमी छोटी लड़की मांगता, कौन पैसा देने वाला है? 200-250 रुपए देने वाले कौन से नथुतराई में बोली लगाएंगे? बिल्कुल। तो कहाँ वो आएंगे? और ना वो चीजें, वो समय रहा कि इस तरह खुलेआम इसको करेंगे, तो वो नहीं है जो भी था उस समय, अब तो किसी की नाक में नहीं मिलती। जो मैम ऐसी जगह पर जाते हैं, जैसे आपने रेस्क्यू किए हैं, तो ऐसी जगह पर ज्यादातर कैसे क्राउड आते हैं? ज्यादा एज के आते हैं या जो ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं? हाँ, वो कम एज और ज्यादा एज की बात नहीं है बात है जिनके पास मात्र रोज का हैंड टू माउथ खाने के लिए,
वो है वहाँ, वो है वहाँ पे, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। रोज कमाते हैं, जो 250 रुपये यहाँ खर्च करेंगे, 100 रुपये की शराब पियेंगे, 100 रुपये बच्चे घर में देंगे, अगर पूरा नहीं पड़ रहा बीवी विरोध करेगी तो उसे पीटेंगे और बात खत्म, सो जाएंगे। और कोई वहाँ वर्ग नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई सोचते हो बड़े लोग आ रहे हैं, क्यों आएंगे? उनके लिए तो लग्जरी जुटाने की लड़कियां खड़ी तो हैं, होटल में जाने को तैयार खड़ी हैं, स्कूल सिस्टम है, सारी चीजें हैं, कौन नहीं है? और फिर ऑनलाइन सब बुकिंग चल रही है। इसमें मैम फॉरेनर लड़कियां भी होती हैं इन सब ग्रुप में? नहीं, यहाँ कोई जो नहीं, यहाँ बाहर तो से एक ही लड़कियां, लड़की हमने वो क्योंकि निकाली, उसको धोखे से लाके बेच दिया गया था, अफगानी लड़की थी। बाकी यहाँ इस तरह की कोई नहीं। मतलब कहीं और देश की, नेपाल से भी हाँ, काफी नहीं, लड़कियां नेपाल आती की हैं। तो, नेपाल की तो 50% है। अच्छा, नेपाल की तो 50% है, और वो नेपाली औरतें लाती हैं, वही अब यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकर हो रही हैं, वही मालकिन बन रही हैं लड़कियां। वो जो ट्रैफिकर हैं, जो अच्छे खासे कपड़े पहन के गाड़ियां लेके जा रही हैं, वो भी ले जाएंगी। मेरी भतीजी इसको दिल्ली घुमाने ले जा रही है, कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई पासपोर्ट वीजा तो हमारे यहाँ है नहीं जिसमें कोई रुकावट लगेगी। हालांकि बीएसएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, बॉर्डर्स पे ऐसी लड़कियों पे सख्त नजर रखती है, पर वो सब चूक हो जाती है, कितना भी ना करो पर हो जाती है। वो कब जंगल के रास्ते उतर जाए पता नहीं लगता है। और फिर ऐसे गोल घूमो तो पटवाड़ी गोरखपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक तो नेपाल है, तो कहीं भी टनकपुर से आ जाएंगी तो घुस जाएंगी इसमें। जो मैम ऐसी जगह पर लड़कियां काम करती हैं और इनके साथ, मतलब एक मूवी भी इसके ऊपर देखी थी कि ये मर भी जाती है तो इनको कोई ना, वो नहीं है, ना इनको कुछ नहीं। सच में मुझे तो ये नहीं पता लगा ये कब मर गई, कोई मरी है नहीं पता लगता। जो हॉस्पिटल में 2 लड़कियां मेरे सामने मर गई, वो मर गई, या एक बड़ी उम्र की महिला थी जो, मतलब मूलतः उनका यही काम था, नट और बेड़िया कंजर से समुदाय से थी, तो उनकी डेथ हुई। उनके घर भी हैं आसपास, उन्होंने अपने मकान बनाए हुए हैं, उनमें वो रहती है, तो उनकी डेथ का पता लग जाए। बाकी किसी कोई लड़की मर जाए तो मुझे नहीं पता। और एक मैं मैम उसमें वीडियो देख रहा था कि जैसे आजकल स्पा के अंदर रेड पड़ी, हाँ, उनमें से लड़कियों को पकड़ के लेके गए, हाँ। अब उनको छोड़ा, उनको यूज करके छोड़ा, मीन्स उनको पकड़ के लेके गए थे, फिर उन्होंने खुद भी यूज किया। और अब देखो, ये हो सकता है ऐसा होता हो, पर मेरे तो जानकारी में ये भी कभी क्यों इसलिए नहीं हो सकता, ये खैर अफवाह है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मीडिया पूरा छाया रहता है उससे। मीडिया 1 मिनट तो उन लड़कियों का पीछा छोड़ता ही नहीं जब तक उनके माँ बाप ना जाए, उनको सुपुर्द ना कर दिया जाए, उनकी इंटरव्यू लेने के चक्कर में, उनके फोटो लेने के चक्कर में मीडिया तो वहां से हटता नहीं, तो बोला कैसे शोषण हो जाएगा। ये तो देखिए ऐसी बहुत सी चीजों के साथ साथ काफी लड़कियों ने बोला है कि पुलिस वाले आते हैं हमारे वो पास, अपने आप को बचाव करने के लिए हमेशा।